इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर जो 2D सरफेस के लिए होता है वो हम बोथ साइड ले सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि उसको हम अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ साइड ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जबकि जो 3D सरफेस के लिए अगर करेंगे तो वो हम केवल एक ही डायरेक्शन में लेंगे, अपवर्ड की डायरेक्शन में। अपवर्ड केवल ही हम दिखाएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि सिलेंड्रिकल के लिए अगर करना होगा कि अगर इसके लिए हम एरिया वेक्टर की बात करें, इसके लिए एरिया वेक्टर चूंकि इसमें सरफेस देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सरफेस हो गया, एक S1 मान लेते हैं, एक ये सरफेस हो गया S2 हो गया, ये मान लेते हैं S3 हो गया, एक ये मान लेते हैं कितना S4 हो गया। तो यहाँ पे 4 सरफेस है। 4 सरफेस में क्या करना है कि S1 पर अगर हम यूनिट इस पे एरिया वेक्टर दिखाएंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं कि ये एरिया वेक्टर यहाँ पे जो दिखाएंगे, ये मान लेते हैं कि S1 अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर इसका शो कर रहा है तो S1 वेक्टर। S2 के लिए करेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये मान लेते हैं कि इसके क्या है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो उस सतह पे लंबवत होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ही हमको कंसीडर करना है। S3 जो सरफेस आएगा इसके लिए इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, सीधा से ये इस पे परपेंडिकुलर। और S4 पे दिखाएंगे तो इस पे तो हो जाएगा इसका डायरेक्शन ये इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप हुआ तो यहाँ पे S1 S2 S3 S4 यहाँ पे 4 सरफेस दिखाया। S1 जो होगा यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में इसके अपवर्ड, S2 के लिए इसके बाहर की तरफ ही है, S3 पे इसके भी बाहर है और S4 पे इसके भी बाहर है। एक चीज और है कि अगर टू डायमेंशन की बात करें तो वहां पर उस सरफेस को हम ओपन सरफेस मान सकते हैं कि ओपन सतह है। लेकिन 3D के लिए हम ये मानेंगे कि वो क्या है, 3D के लिए वो क्लोज कर मानेंगे कि क्लोज सरफेस है, वो क्लोज्ड। तो 3D जनरली हमको जो पढ़ना है वो 3D के लिए, 3D सरफेसेस के लिए पढ़ना है। तो एरिया जो वेक्टर होता है वह किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर और किसी भी सरफेस पे वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये कोई स्क्वायर अगर दिखाए तो यहाँ एरिया जो वेक्टर होगा वो इसके ऊपर की डायरेक्शन में ये जो आएगा एरिया वेक्टर कि TS लिखेंगे, इसमें कितना होना चाहिए, परपेंडिकुलर आएगा। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो उस दिए गए सरफेस पर उसके परपेंडिकुलर होना है। जो सरफेस कोई भी अगर हम कंसीडर करेंगे तो एरिया वेक्टर अगर उस सरफेस के लिए दिखाना है तो हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर उस सरफेस पे लेंगे तो वही उसका एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बोले कि वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये किसी भी सरफेस पे किसी समतल सतह पे जो उसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र लाइन होता है, किसी भी समतल सतह के लंबवत पास होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो the number of lines बोलने का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines perpendicular to
प्लेन सरफेस। तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस की काउंटिंग बता रहा है। वैद्युत फ्लक्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो किसी समतल सतह के लंबवत गुजरता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी समतल सतह के लंबवत होगी, यानी कि उस सतह के लंबवत पास होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वही बताएगा कि उस सरफेस के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। आगे हम बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि हमको कैलकुलेट करना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। पहले इसको प्रदर्शित नोटेशन इसका फाई लिखते हैं, जनरली फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे फाई लिखते हैं या फाई, तो यहाँ पे फाई अगर हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो जो वैद्युत फ्लक्स है इसे प्रदर्शित किया जाता है फाई से। ये जो कोई भी सरफेस, अगर कोई भी शेप का हुई, अगर यहाँ पे एक सरफेस ले लें, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये वैद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो इसके इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखाया गया है इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, क्योंकि ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इस पे दिखाएंगे कितना है, ये ds वेक्टर है जो इस सरफेस पे क्या है इसके, चूंकि ये जो एरिया वेक्टर यहाँ पे है ये है एरिया वेक्टर, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है। तो ds यहाँ पे एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर किस सतह के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं कि जो E है और ds इसके बीच में एंगल, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये अगर मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो हमको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कैलकुलेट करनी है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो चूंकि अभी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो इसके कंपोनेंट हम यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट, इधर वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये क्या हो जाएगा e cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो e sin थीटा। हमको इसके परपेंडिकुलर सर्कल है, तो परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा e cos थीटा, किसके अलाउड है, एरिया वेक्टर की। अगर यहाँ पे e sin थीटा के लिए देखें तो e sin थीटा जो है वो इस वाले वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना है 90, तो यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करना है क्योंकि e sin थीटा एरिया वेक्टर, यानी कि जो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ds है, इसके अलावा थोड़ी ना e sin थीटा। तो यहाँ पे इसके लिए जो फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पे फाई e, तो वो क्या हो जाएगा e, उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है e cos थीटा इनटू क्या लिखेंगे इसका एरिया अगर मान लेते हैं कि इसका टोटल जो एरिया दिया है इसका वो अगर s है, तो अगर एरिया यहाँ पे s है तो e cos थीटा s, इसी को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि e s cos थीटा। जैसे दो वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि दो वेक्टर a और b है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा दिया है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल ab cos थीटा। सेम ऐसे तो इसको हम यहाँ से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो e डॉट s आएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है एरिया है सरफेस का, e जो है वो वैद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे चीज ध्यान देना यही है कि जो हमको ds या ऐसे मान सकते हैं समझने के लिए कि जो एरिया वेक्टर होगा इसी के अलावा हमको वैद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट लेना है, जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा हमको उसी डायरेक्शन में e का कंपोनेंट लेना है। तो उसके डायरेक्शन में कौन सा e cos थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा e sin थीटा। e sin थीटा के कारण कोई भी यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि वो ds के अलावा नहीं है, तो जो उसके अलावा होगा, जो एरिया वेक्टर के अलावा होगा, हमको वही कंपोनेंट लेना है। तो जो फाई हो जाएगा वो e cos थीटा s, या s cos थीटा लिख सकते हैं या e डॉट s। अब चूंकि यहाँ पे दो वेक्टर है, एक e है एक s है,
इन दोनों वेक्टर का यहाँ पे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये क्या है, फिर ये है स्केलर क्वांटिटी है। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसके यूनिट की बात करें एसआई, अगर यूनिट इसका एसआई सिस्टम में बात करें कि एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट के लिए क्या देखेंगे, ई का एसआई यूनिट और एस का क्योंकि ये एस क्या है, एरिया है, ई क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिट अगर इसका एसआई में देखें तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो किसका आ जाएगा, ई का यूनिट के लिए क्या लिखते हैं, क्योंकि ई इज इक्वल क्या लिखते हैं, एफ बाई क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और इसका क्या हो जाएगा कूलॉम। तो न्यूटन और इसका ये कूलॉम, अगर सी के इनटू एस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एसआई सिस्टम में ले रहे हैं तो इसका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। एक चीज यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या वो ई पर डिपेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि ई पर डिपेंड कर रहा है और एरिया एस जो है उस सरफेस पर एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो देखते हैं कि वो कैसे कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखने का मतलब ये है कि ऐसे रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर से जा रही है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से जा रही है, ये सरफेस इधर, तो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसी के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की जा रही है। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस पे तो किधर दिखाएगा, आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो ई और एस दोनों के बीच यहाँ पे जो ई है और एरिया वेक्टर जो ले रहे हैं, एरिया वेक्टर एस वेक्टर का, उन दोनों के बीच यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, जीरो। अगर थीटा जीरो है तो यहाँ पे ई एस कॉस थीटा की जीरो हो गया, तो किसके प्रोडक्ट के बराबर हो गया, ई एस के। तो यहाँ पे हमको भी फॉर्मूला, क्योंकि ई हमको कैलकुलेट, यहाँ पे भी ई जो है यूनिफॉर्म है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक समान दिया गया है, यहाँ पे ई जो है वो वेरी नहीं कर रहा है। हमको यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के माध्यम से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमको केवल लाइन काउंटिंग करनी है, तो इस सरफेस से कितना पास हो रहा है, 2 लाइन। तो यहाँ पे जो फाई होगा वो किसके 2 के बराबर है। आगे अगर हम ई के अगर डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि किसी एक क्षेत्र विशेष में इसकी आर नंबर ऑफ लाइंस को ज्यादा दिखा दें। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेंसिटी को दिखा देते हैं, तो अब यहाँ पे सेम इसी के लिए जो अब मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो यहाँ पे काउंटिंग करेंगे कि 1 2 और यहाँ पे चूंकि 3 पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो फाई है, जो फ्लक्स है वो कितना है, यहाँ पे 3 है। अब अगर हम एरिया इसका क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर हम इसके एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो आएगा वो 5 दिखाएगा। तो ये था कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ई के डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि
ये लाइन पास पास में है या दूर दूर, अगर दूर दूर होगा तो उस सरफेस से पास होने वाली लाइन जो होगी वो कम आएगी, तो जो फ्लक्स आएगा वो कम आएगा। अगर हम क्या कर देंगे कि सेम उसी के लिए अगर क्या करते हैं कि एरिया इंक्रीज करते हैं, एरिया को अगर इंक्रीज कर देंगे तो इससे फ्लक्स लाइन क्या हो जाएगा, ज्यादा पास होगा। अब फ्लक्स लाइन ज्यादा पास होगा मतलब क्या होगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो ज्यादा मिलेगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है कैसे कैलकुलेट करना है, कि जो एंगल यहाँ पे लिया गया है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो इससे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं रेडियस है इसका, यहाँ पे ये एंगल दिया है 30 और यहाँ पे ये है, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है ऐसे सरफेस, तो यहाँ पे जो नॉर्मल आएगा वो किधर आएगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं, एरिया वेक्टर एस, वो किधर आएगा, अपवर्ड। तो यहाँ पे जो फ्लक्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या हम थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे। अगर यहाँ पे 30 देखिए, यहाँ पे 30 रखेंगे तो चूंकि ई यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे थीटा जो एंगल है यहाँ पे वो किसके किसके बीच में, यहाँ पे जो एंगल थीटा है यह है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और परिधि क्षेत्र जो रेखाएं हैं उनके बीच का कोण है। यहाँ पे जो परिधि क्षेत्र लग रहा है ये, और एरिया वेक्टर कौन सा है, एस, ये वाला एंगल होना चाहिए। तो ये वाला, ये अगर 30 दिया है तो ये कितना हो गया 60। तो यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पे ई एस कॉस और यहाँ पे क्या लिखेंगे 60। तो जो कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे, ये 30 वाले एंगल पे नहीं करना है। ऐसे अगर कोई दूसरा शेप ले लेते हैं, इसके लिए अगर हम करें, ये मान लेते हैं कि अगर ऐसे है और इसमें जो ई लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये ऐसे रखा हुआ है, तो जिसका एरिया वेक्टर है वो किसके आएगा, इसकी अपवर्ड बाहर की तरफ। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो एस है, इनके बीच में अगर एंगल बनता है थीटा, तो यहाँ पे जो फाई हो जाएगा इसके लिए क्या लिखेंगे, फाई ई, वो हो जाएगा ई, यहाँ पे एरिया वेक्टर दिखा देते हैं, तो यहाँ पे जो लिखेंगे क्या हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे चूंकि ई का जो कंपोनेंट है कौन सा लेना है, ई का जो कंपोनेंट यहाँ पे दो कंपोनेंट का लेंगे, तो ई का कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, एरिया वेक्टर के अलोंग बोले या इस सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसे है तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो आएगा वो इधर, तो ई cos थीटा वाला फैक्टर जो आएगा, जो कंपोनेंट आएगा उसी को हमको कंसीडर करना है। ये sin थीटा के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, तो ई cos थीटा इनटू एस, एस यहाँ पे इसका क्या है, सरफेस एरिया है, तो ई cos थीटा ई एस cos थीटा यहाँ पे ले सकते हैं। अगर इसको हमें पूछे कि इसका चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ये, क्योंकि आप इसी पे देख सकते हैं कि ई का डायमेंशन फॉर्मूला इनटू यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, तो दोनों का अगर डायमेंशन यूनिट अगर निकालना चाहें तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फ्लक्स का, तो इसमें क्या था कि फाई जो को लिखना है वो ई डॉट एस का, तो ई का यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होगा न्यूटन
न्यूटन के लिए क्या लिख सकते हैं इसका न्यूटन और मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तो यहाँ पे न्यूटन का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना m/L के पावर -2। यहाँ पे चूंकि लेंथ ये लंबाई में लेंगे तो इसका l स्क्वायर हो जाएगा इंटू कूलम का ये पता है कि Q इक्वल क्या आता है, Q इक्वल I इंटू T। I यहाँ पे क्या आता है और T टाइम, तो यानी इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला अगर कूलम का लिखेंगे तो इसका आ जाएगा A इंटू T, तो यहाँ पे A इंटू T। अब इसको अगर करना चाहें तो कितना m L यहाँ पे है L क्यूब हो जाएगा, T -2 है, ये T ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा T के पावर -3। A यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा A इनवर्स। तो यहाँ पे इजीली फाइंड आउट हो गया कि जो फ्लक्स है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। फ्लक्स से रिलेटेड और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर कोई 3 डायमेंशनल कोई क्यूब है, एक क्यूब है, एक यहाँ पे क्यूब हम ले लेते हैं, तो क्यूब के लिए कितने यहाँ पे जो ये हम दिखा देते हैं कि ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, ये y और ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम मान लेते हैं कि ये E0 इंटू क्या है I का यहाँ दिखाने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में, x एक्सिस की क्या है अलोंग है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस इधर से दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस काउंट करें तो टोटल हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पैरेलल फ्लक्स। तो कितने सरफेस है, एक इधर का एक इधर का, 2 हो गए, एक ये सरफेस हो गया 3, इसके पीछे 4, एक ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 सरफेस अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये है S1, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये मान लेते हैं कि ये क्या है S2, इधर वाला मान लेते हैं ये S3, इधर वाला ये मान लेते हैं कि ये S4 हो गया, और एक ये ऊपर वाला, अगर ये ऊपर वाला एक ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं कितना S5, और इसके जस्ट पीछे वाला ये यहाँ पे इसके लिए S1 हम इसमें दिखा देते हैं, ये ऊपर वाला, और ये पीछे बैक साइड वाले यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 6 सरफेस, तो 6 सरफेस से यहाँ पे पैरेलल फ्लक्स टोटल कितना आएगा, तो 5 जो टोटल लिखेंगे किसके, क्योंकि किसके अलावा है कि 5 1 के कारण आएगा, 2 के कारण, 3 सरफेस पे, 4 सरफेस पे, 5 सरफेस पे और 6 सरफेस पे। यहाँ पे 6 सरफेस के कारण जो फ्लक्स आएगा वो टोटल हो जाएगा 5, कि इस सरफेस से कुल पास होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के लिए क्या है, 5 का मतलब हो गया S1, तो इसके ऊपर की बात करें तो चूंकि जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किसके अलग जा रही है, x एक्सिस के अलग जा रही है, तो यहाँ पे जाएगी तो इसको ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है ऐसे, जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा ऊपर इसके सतह पे, तो ऊपर वाला नॉर्मल वेक्टर आएगा किधर दिखाई देगा, जो S6 का यहाँ पे डायरेक्ट S1 का जो यहाँ पे वेक्टर होगा वो इसके अपवर्ड जाएगा, तो अपवर्ड हो गया, और जो E का डायरेक्शन वो कितना है, तो यहाँ पे S1 के लिए जो आएगा, S1 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E, अगर इसका परे का जो साइड्स है वो मान लेते हैं कि A है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना
एक सरफेस के लिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, जो ई का वैल्यू हो वो कितना है ई नॉट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई नॉट ए स्क्वायर और कॉस कितना, क्योंकि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एक इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर आएगा अपवर्ड, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा आएगी यानी उसका जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन वो किधर है इसके एक्स के एक्सिस के अलावा, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है S1 के लिए, यहाँ पे अगर देखेंगे S1 के लिए तो चूंकि ई यहाँ पे जा रही है और जो एरिया वेक्टर आएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, तो सेम ये लिखेंगे ई ए स्क्वायर cos 90, ये था भी केवल फर्स्ट के लिए, प्लस फाई 2 के लिए क्या फाई 2 यहाँ पे कहाँ है नीचे वाला सरफेस है, तो इसके लिए क्या करेंगे ये अगर मान लेते हैं कि S2 सरफेस है तो फिर से यहाँ पे जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा डाउनवर्ड, और इस पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो किधर जा रही है, तो S2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा फॉर S2 सरफेस के लिए क्या है कि जो E है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो एरिया वेक्टर है वो किधर है नीचे की तरफ, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90, तो यहाँ पे फिर से सेम ई ए स्क्वायर cos 90 प्लस 3 के लिए क्या, क्योंकि 3 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ये आ गया 3 के लिए, तो 3 के लिए चूंकि नॉर्मल वेक्टर किधर है इस पे एरिया वेक्टर उधर और ई का डायरेक्शन भी सेम, तो यानी कि दोनों के बीच में कोण हो जाएगा वो कितना है 0, तो यहाँ पे का cos 0 प्लस S4 के लिए चूंकि क्या है ई का जो डायरेक्शन है ई का डायरेक्शन वो इधर जा रहा है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे वो किधर लेंगे यहाँ पे ये एरिया वेक्टर और इधर ये क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये S4 के लिए, तो ये S4 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 180, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नॉट ए स्क्वायर cos 180 प्लस 5 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 के लिए चूंकि जो 5 वाला है ये क्या है ये अपवर्ड बाहर वाला ये, तो इसके लिए क्या है चूंकि जो नॉर्मल वेक्टर वो किधर है एरिया वेक्टर जो लेंगे वो बाहर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है उधर, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा S5 के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं S5 सरफेस के लिए क्या आ जाएगा जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसके डायरेक्शन में अपवर्ड बाहर की तरफ हो जाएगा और जो ई का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के यानी कि ये इधर और ये इधर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये ई नॉट, तो S5 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नॉट ए स्क्वायर cos 90, सिमिलरली S6 के लिए जो होगा S6 के लिए कौन सा होगा इसके जस्ट पीछे, जैसे ये अगर S5 है S6 वाला पीछे वाले की क्या यहाँ पे जो आएगा वो उसका भी नॉर्मल क्या आ जाएगा जो एरिया वेक्टर लेंगे वो E के परपेंडिकुलर आएगा, E के परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे से इस पे ड्रा करेंगे एरिया वेक्टर इधर जो E का डायरेक्शन आ रहा है इसको ऐसे करेंगे तो E का डायरेक्शन इधर आएगा बोर्ड की तरफ और E का लाइन किधर जा रहा है उधर, तो यहाँ पे भी जो बनेगा दोनों के बीच जो एंगल आएगा वो कितना 90, हमको ये पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 ई ए स्क्वायर सेकेंड वाले S2 का भी 0 ई ए स्क्वायर cos 0 का पॉजिटिव हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर cos 180 की वैल्यू -1 तो माइनस ये हो जाएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, फिर से इन दोनों का कितना है 0 0 ओवरऑल कितना हो जाएगा ये दूसरे को ये कैंसिल हो गया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो टोटल यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि इस सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स आ रहा है टोटल जो आ रहा है वो कितना है 0 हो रहा है
S1 S2 S3 S4 S5 S6 के लिए अगर हम अलग यहाँ पे अलग अलग निकाल के क्या किए, सम किए हैं, तो सम करने के बाद जो है टोटल वो 0। तो इस सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स आया है वो 0। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गॉस लॉ है, उसी को गॉस थ्योरम भी बोला जाता है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।